हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 142 ब्लॉक 4 यूनिट 12 दैट इज़ इंडियाज़ पॉलिसी टुवर्ड्स अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तो हम आ जाते हैं इंडिया अफ्रीका के रिलेशन के ऊपर, ठीक है। तो अर्लियर टाइम्स पे अगर आप देखो तो कोई रिलेशन एज सच नहीं थी या ऐसा कुछ नहीं था जिसे बहुत अटेंशन दिया जाए, ठीक है, अर्लियर टाइम में। देन अफ्रीका की डेवलपमेंट एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी बाद में बन गई इंडिया के लिए, जस्ट बिकॉज उसकी जो रिसोर्सेज थी, ऑयल्स एंड मिनरल्स या पावर, जो इंडिया की पावर इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, ठीक है, वो एक तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो भी लोग हैं उनके लिए वेल्थ या जॉब्स वगैरह क्रिएट कर रही थी, ठीक है। सिंस 2010 अगर आप देखते हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक रिलेशन इम्प्रूव हुई थी दोनों के बीच में, ठीक है। इवन इंडियन टूरिस्ट वगैरह बहुत सारे अफ्रीका में जा रहे थे, ठीक है, वो बढ़ने लगी थी। जो टेक्निकल कोऑपरेशन थी दोनों के बीच में या ट्रेनिंग जो सेटअप थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक शेयर्ड इंटरेस्ट के थ्रू चल रही थी, फर्दर और ज़्यादा एक्सपैंड हो रही थी, ठीक है। अगर आप इंपॉर्टेंस देखते हो अफ्रीका का, तो अगर आप जियो स्ट्रेटेजिक टर्म्स में देखते हो तो अफ्रीका एक क्रिटिकल है, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। ऑल्सो जो थ्रेट है रेडिकलिज्म, पायरेसी या ऑर्गेनाइज क्राइम वगैरह का आप देख सकते हो, वो है बहुत उस रीजन में, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखते हो तो अफ्रीका हेल्प कर सकती है इंडिया को डाइवर्सिफाई करने में अपनी एनर्जी सोर्सेज को, और एक रिच रिजर्वियर्स की तरह भी, मतलब रिच रिजर्वियर्स वगैरह है, जैसे कि वैल्यूएबल्स, मिनरल्स वगैरह, मेटल्स, गोल्ड्स एंड डायमंड, ये सारी चीज़ें भी है, ठीक है। इंडिया एक तरीके से लैंड वगैरह लीज करने को के लिए भी देख रही है कि अफ्रीका को वो लीज कर सके, लीज पे दे सके लैंड वगैरह, ताकि जो भी लैंड डेफिसिट की प्रॉब्लम है, ठीक है, इंडिया का, वो सॉल्व हो सके, ठीक है। ले से हाँ हाँ राइट, इन टर्म्स की कैसे जो भी एरेबल लैंड वगैरह होते हैं वो दे सके, ताकि जो भी डेफिसिट का टर्म्स आता है वो चीज़ें सही हो जाए। ऑल्सो अगर आप जियो पॉलिटिकल टर्म्स में देखते हो तो बहुत क्रूशियल है, सॉरी, इंडिया के लिए, क्योंकि एक लीडिंग पावर की तरह ग्लोबल अफेयर्स में उभर के आने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोवाइड करती है एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को, ताकि अपनी सॉफ्ट एंड हार्ड पावर को वो एक तरीके से डिस्प्ले कर सके, ठीक है। क्योंकि ये एक प्रिंसिपल फोकस है इंडिया की कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव में ओवरऑल डेवलपिंग वर्ल्ड में। देन इंडिया ने प्रोवाइड किया है बहुत सारे नंबर ऑफ स्कॉलरशिप अफ्रीकन स्टूडेंट्स को, आप देखें, ताकि वो इंडिया में आके स्टडी भी कर सके अगर वो चाहते हैं। ऑल्सो अगर आप इवॉल्विंग रिलेशनशिप की बात करते हो तो पॉलिसी अगर आप 1960s के टाइम पे अगर आप कंसीडर करो तो आइडिएशनल और थोड़ा प्रैग्मेटिक वे में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। वेल ड्यूरिंग 1970s या टू 1990s, सॉरी, आप देखते हो तो इंडिया शिफ्ट करती है अपनी अटेंशन को, जो पहले इनवर्ड लुकिंग होती थी अपने फॉरेन पॉलिसी को लेके इंडिया अफ्रीका रिलेशन में, ठीक है, वो चीज़ें चेंज हो गई थी, ठीक है। तो जो भी स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का 1990s में, या उन्होंने नई नई अपॉर्चुनिटी ओपन अप की थी 2000 के टाइम पे भी अगर आप देखते हो, ठीक है, उस टाइम पे दोनों के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही थी। जो भी स्ट्रेटजीज थी इंडियन गवर्नमेंट की अगर आप देखते हो तो सबसे पहला तो जो पैन अफ्रीकन लेवल पे एंगेजमेंट वगैरह करना, ठीक है, दोनों ओवरऑल, देन पार्टनरशिप करना रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का, ओवरऑल पार्टनरशिप, देन डेवलपमेंट पार्टनरशिप करना जो भी IBS से है या ब्रिक्स वगैरह के थ्रू, देन बायलैटरल एंगेजमेंट करना कंट्रीज़ के साथ, और इवॉल्व करना इंडियन कम्युनिटीज़ को और इंडियन के डायस्पोरा को ओवरऑल वर्ल्ड में। अगर आप इंडिया इन अफ्रीका देखते हो तो जो भी 52 एनुअल अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक मीटिंग हुई थी गांधीनगर गुजरात में मई 2017 में, इसने सबसे ज़्यादा शिफ्ट किया था एक जो स्पॉटलाइट था इंडिया रिलेशन का विद 55 कंट्रीज़, जो अफ्रीका के जो 55 कंट्रीज़ है उनके साथ, ठीक है, उनके रिलेशन स्पॉटलाइट होने लग गए थे, ठीक है। तो इंडिया की जो एंगेजमेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है, वो कंटिनेंट का वो एक तरीके से कंजल्टेटिव भी है, ठीक है, और एक डिमांड जो होती है, डिमांड ड्रिवन है, अफ्रीकन कंट्रीज़ का जो भी डिमांड है, ठीक है। ऑल्सो इंडिया की जो एंगेजमेंट है उसको हाईली अप्रिशिएट किया जाता है सारे कंट्रीज़ के द्वारा उस कंटिनेंट में, ओवरऑल अफ्रीकन कंटिनेंट में, ठीक है। और ये कोऑपरेशन दोनों म्यूचुअल प्रिविलेज भी देती है, प्रायोरिटी बेस पे भी होती है, ठीक है, और एक तरीके से वो प्लेजर देती है अपने पार्टनर को, ठीक है, कि जो भी कमिटेड इन्वेस्टर वगैरह है अफ्रीका के, उनको एक प्लेजर मिलती है या उनके लिए बहुत बड़ा मौका की तरह साबित होता है, या बहुत बड़े मार्केट भी है इंडिया, क्योंकि तो ये भी एक तरीके से बहुत वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़ वगैरह या सेक्टर्स वगैरह कवर करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से रिलेटेड हो, या एंटरटेनमेंट, ठीक है। ये चीज़ें बढ़ती रहती है, इनके रिलेशन और ज़्यादा इंप्रूव होते गए। अब क्योंकि ये पोटेंशियल है
ये चीज़ों का एक पोटेंशियल है जो वो इम्पेक्ट कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर हम वैल्यू ऐड करते हैं रॉ मटेरियल्स पे, ठीक है, रैदर देन हम एक्सपोर्ट करें उसे अदर कंट्रीज़ में, ठीक है, और देन अगेन री इम्पोर्ट करें, तो ऐसे गुड्स हायर प्राइजेस पे बिकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वैल्यू अगर हम ऐड करते हैं तो हायर प्राइसेस पे बिक सकती है, ठीक है। दूसरा कि जो भी उसकी कमोडिटी ट्रेड डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, जो अफ्रीकन स्टेट्स या अफ्रीकन यूनियन वगैरह को एक लेना चाहिए चीज़ से, मतलब प्रेरणा लेनी चाहिए या सीखना चाहिए कि एक तरीके से अपनी जो भी कमोडिटी का ट्रेड है उसको किस तरीके से आप डिपेंडेंसी को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। लाइकली आप कोऑपरेट कर सकते हो इंडिया के साथ, जो कि इम्पैक्ट करेगा इवन टू द अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव हो सकता है। देन अगर आप इंडियन अफ्रीकन ट्रेड की बात करते हो तो फोकस अफ्रीका प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इंडिया के द्वारा 2002 में, ठीक है। अब ये चीज़ें हुई थी ताकि हम ट्रेड टाइज को, जो दोनों कंट्रीज़ के बीच का टाइज है ट्रेड से रिलेटेड, उसको स्ट्रेंथन कर सके और जॉइंटली आइडेंटिफाई कर सके कि किस किस एरिया में हमें एंगेजमेंट करना है या दोनों का रिलेशन मेंटेन करना है, ठीक है, बायलैटरल ट्रेड में या इन्वेस्टमेंट में। 2009 में अगर आप देखो तो इंडिया ने लॉन्च किया था पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट, जिसे PAENP बोलते हैं, एंटायरली फंडेड बाय इंडिया, ठीक है। इसको पूरी तरीके से फुल्ली इंडिया ने फंड किया था और इसका मेन एम था कि हम सैटेलाइट जो कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, या टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन सर्विसेज होती है, वो प्रोवाइड कर सके अफ्रीकन कंट्रीज़ को। इन्होंने ई कॉमर्स वगैरह, ई गवर्नेंस, रिसोर्स मैपिंग या वेरियस अदर जो सर्विसेज होती है वो भी प्रोवाइड की थी, ये सपोर्ट की थी। और इंडिया का जो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में, वो एस्टिमेट अगर आप लगाते हो तो $50 बिलियन की थी, कंसीडर जो चाइना से ज़्यादा की थी, ठीक है। चाइना के जितने इन्वेस्टमेंट थे उससे ज़्यादा इंडिया ने करी थी अफ्रीकन कंट्रीज़ में। देन अगर आप एनर्जी के सेक्टर में कोलैबोरेशन की बात करो तो अफ्रीका एक एनर्जी रिच, या इंडियाज़ का जो इंटरेस्ट है अफ्रीका में वो नॉर्मली ड्रिवन होती है उसकी नेचुरल रिसोर्सेज नीड्स के वजह से, ऑयल एंड मिनरल्स, ठीक है। तो जो भी टॉप सेक्टर्स है जिसे मतलब जो इंडिया की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह मतलब रिसीव करती है, वो है कोल, ऑयल, नेचुरल गैस और मेटल्स। इन सारे सेक्टर्स में इंडिया बहुत ज़्यादा हैविली इन्वेस्ट करती है, ठीक है। देन डेवलपमेंट असिस्टेंस जो होती है वो हमेशा से इंडिया की तरफ से अफ्रीका को मिलती रही है, अफ्रीकन नेचर का, ताकि वो अपने रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेस है उसको और ज़्यादा सिक्योरली एक्सेस कर सके या सिक्योर कर सके, ठीक है। तो ये अकाउंट करती है फॉर 26% जो इंडियाज़ का टोटल क्रूड इम्पोर्ट्स है वो हम अफ्रीका से लेते हैं, ठीक है। इंडिया ने ओवर 375 इलिटरेट या सेमी लिटरेट जो रूरल अफ्रीकन वीमेन होती हैं उनको ट्रेन किया था कि वो कैसे सोलर इंजीनियर्स बन सकते हैं या सोलर ममास बन सकते हैं, ठीक है। ये टर्म है एक सोलर ममास वहाँ का, ठीक है, जिसे सोलर इंजीनियर भी कहते हैं। देन ये वीमेन जो है जिनको ट्रेन किया गया था एज ए सोलर ममास, ठीक है, वो फैब्रिकेट कर पाते थे, इंस्टॉल कर पाते थे और मेंटेन कर पाते थे जो भी हाउस होल्ड का सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम होती है उसको, क्योंकि उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी गई थी उस तरीके से, ठीक है। वाइल अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न की बात करते हो तो जो भी वाटर्स है इंडियन ओशन का वो कनेक्ट करती है इंडिया को विद अफ्रीका। तो PM मोदी जी ने भी विजिट किया था नायरोबी, केन्या, जिसे मतलब केन्या है उसमें, ठीक है, जुलाई 2016 में, और उन्होंने भी साइन किया था MOU जो डिफेंस कोऑपरेशन दोनों के बीच में हेल्ड करेगा या डिफेंस कोऑपरेशन को लेके, ठीक है। तो जो भी टेररिज्म की बात करें या रेडिकलाइजेशन की बात करें, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो दोनों कंट्री फेस करती है। केन्या ने भी सफ़र किया था बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स वगैरह। सिमिलरली मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस होती है, ठीक है, जैसे कि पायरेसी वगैरह या कोई भी इरेगुलर या अनरेगुलेटेड या अनरिपोर्टेड फिशिंग एक्टिविटीज़ वगैरह जो होती है वो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न बन चुके थे, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी की बात करो, कॉम्बेटिंग जो नार्कोटिक्स या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको कैसे सही करना है, कॉम्बैट करना है, या अदर एरिया ऑफ जो कोऑपरेशन होते हैं उसको लेके भी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग साइन हुई थी, ठीक है। तो जो AU है और उसकी जो मेंबर स्टेट है उन्होंने अडॉप्ट किया था 2 की पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसेंट ईयर्स में। अगर आप देखो तो एजेंडा 2063 के अंदर में जो ओवर अचीव 50 ईयर का जो विज़न था उस कंटिनेंट को लेके, अफ्रीकन कंटिनेंट को लेके, उस पे हम एम कर रहे थे कि हम सारे कन्फ्लिक्ट 2020 तक ख़त्म कर देंगे पूरी तरीके से, पॉवर्टी इराडिकेट हो जाएगी 2025 तक, और जो इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड है, ठीक है,
वो डबल अप हो जाएगी 2022 तक। ऑल्सो जो भी इकोनॉमी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या जॉब वगैरह क्रिएट कर सके, ठीक है। दूसरी चीज़ थी जो 2050 अफ्रीका इंटीग्रेटेड मैरिटाइम स्ट्रेटजी जो AIMS क्रिएट की गई थी, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करती है एक ग्रोइंग रियलाइजेशन अफ्रीकन जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का, जो ओवरऑल जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है या नीड है कि जो अफ्रीकन स्टेट्स को एक ग्रेटर कंट्रोल मिल सकता है अपने जोग्राफिकल स्टेट में, वो चीज़ें बढ़ने लगी थी कहीं ना कहीं, ठीक है, वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगी थी ओवरऑल। देन जो फंडामेंटल स्ट्रेटजी है इसका वो है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। मेन जो हमारा ओवरऑल वो था कि पीसफुली डिस्प्यूट्स वगैरह सेटल की जाएगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमने अफ्रीका देख लिया, हम आ जाते हैं इंडिया लैटिन अमेरिका रिलेशन। ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स की अगर आप बात करते हो तो दोनों के बीच में बहुत सारा फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और एक दूसरे से फॉरवर्ड मूविंग हुई है दोनों के बीच में, ठीक है, जिसमें हम स्टेबल या प्रेडिक्टेबल ट्रेजेक्ट्री देख सकते हैं, ग्रोथ देख सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी देख सकते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलती है दोनों न्यू इंडिया और न्यू लैटिन अमेरिका या कैरिबियन रीजन का आप बोलते हो, जिसे LAC बोलते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को वो आइडेंटिफाई भी करते हैं, डिस्कवर करते हैं कॉम्प्लीमेंट्रीज वगैरह या जो भी सिनर्जीज होती है दोनों के बीच में रिस्पेक्टिव मार्केट्स या माइंडसेट्स को लेके, वो भी इम्प्रूव हुई है, ठीक है। इंडिया परसीव करती है लैटिन अमेरिका एज अ लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूटर अपनी एनर्जी और फूड सिक्योरिटी को लेके, और एक स्ट्रॉन्ग मार्केट की तरह भी देखते हैं बहुत सारे 100 मिलियन कंज्यूमर के लिए। वाइल इंडिया बहुत एक लार्ज या फिर ग्रोइंग मार्केट ऑफर करती है लैटिन अमेरिका के लिए कि वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सके। अगर आप इनके बीच में इकोनॉमिक टाइज देखते हो तो 1997 में जो इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने लॉन्च किया था प्रीमियर्स एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी को लेके, जिसको फोकस LAC का नाम दिया गया था, ठीक है, जिसका मेन एम था सबसे पहला तो कि सैनिटाइज करना ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, नेमली जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स या इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज करना, EXIM बैंक्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना, ECGC एक्सेट्रा वगैरह, ये सारे, ताकि हम ट्रेड वगैरह को और ज़्यादा प्रमोट कर सके, इसके लिए एफर्ट लगाया गया था, ठीक है। दूसरा कि बहुत सारे इंसेंटिव्स वगैरह ग्रांट करना इंडियन एक्सपोर्टर्स को या बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स वगैरह लॉन्च करना, ठीक है। तीसरा कि जो भी लैटिन अमेरिकन रीजन है, ठीक है, उसमें बहुत सारे अदर जो ट्रेडिंग पार्टनर्स वगैरह उस रीजन में उस पर फोकस करना। नेक्स्ट इज जो भी मेजर प्रोडक्ट ग्रुप्स है, ठीक है, जो इंडिया की एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकती है, एनहेंस करती है LAC का, वो है टेक्सटाइल, जो कि रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, कारपेट्स वगैरह, हैंडीक्राफ्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और केमिकल प्रोडक्ट जैसे कि ड्रग और फार्मास्यूटिकल, ठीक है। ये तो याद ही रखना, इंडिया का बहुत मेजर आप बोल सकते हो जो इंडिया एक्सपोर्ट करती है वो फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स वगैरह ये सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। ड्रग मतलब पॉजिटिव वाला, वो मेडिसिन वगैरह। देन एट प्रेजेंट अगर आप देखते हो तो सेवरल जो इंडियन की कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह रिसीव कर रही है रीजन में, या इन्वेस्टमेंट वगैरह कर भी रही है, ठीक है। और ये एक रिन्यूड या एक्सपैंड हो रही है ओवर द ईयर्स, ये बढ़ती जा रही है। देन अगर आप इनके डिप्लोमेटिक टाइज को देखते हो तो जो भी बायलैटरल डिप्लोमेटिक टाइज है वो सीवियरली हैम्पर हुई थी जब 20th सेंचुरी का, ठीक है, मतलब 20th सेंचुरी के टाइम पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हुई थी, जैसे कि जोग्राफिकल डिस्टेंस हुआ था, लैंग्वेज बैरियर हो गए थे दोनों के बीच में, या अनफेमिलियरिटी थी, ठीक है, डिफरेंट कल्चर को लेके, इकोनॉमिक या कल्चरल इंटरेक्शन नहीं थी दोनों के बीच में, या एक तरीके से कल्चरल या लिंग्विस्टिक डायस्पोरा जो थी, ठीक है, आउटसाइड कैरेबियन नेशन आप देख सकते हो, वो भी नहीं थी कहीं ना कहीं। द इंडिया को लेट 1990s में कंस्ट्रेंट कर दिया गया था, एक तरीके से एक डिप्लोमेटिक रिसोर्सेस नहीं है, लेक ऑफ डिप्लोमेटिक रिसोर्सेस है, ये जो भी डोमेस्टिक इकोनॉमिक वीकनेस की तरह देखा जाता था, ये एक तरीके से एक अर्जेंट फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ की तरह भी देखा जाता था, ठीक है, उनके थ्रू, मतलब वो ऐसा एज्यूम करते थे। देन जो भी इमर्जेंस था इंडिया का एज एन इकोनॉमिक पावर, ठीक है, जो खुद में एक तरीके से एक बहुत ही ह्यूज इंक्रीज़ हुआ था, उसके बाद से LAC ट्रेड वगैरह का आप देख सकते हो LAC रीजन्स के थ्रू, ठीक है, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज़ थी उनके साथ फिर से इंक्रीज़ होने लग गया था जैसे ही इकोनॉमिक पावर में आई थी इंडिया। देन बहुत सारे LAC मिशंस वगैरह थी जो नई दिल्ली मतलब
बेस्ड हुआ था, न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस वगैरह ऑर्गेनाइज हुई थी, जो कि 2002 में 12 ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है। जो मिशंस वगैरह 18 मिशन हुई थी 2009 में, एंड इंडिया मिशन डबल अप हुई थी 7 to 14, हाँ 7 to 14, ठीक है। अगर आप इनके डिफेंस टाइज को देखते हो तो ये लिमिटेड, आप बोल सकते हो लिमिटेड थी थोड़ी सी, बट बहुत सारी प्रॉमिस वगैरह भी होल्ड करती थी। मतलब इंडिया ने परचेज किया था 3 एम्बरर, ठीक है, EMB-145 एयरक्राफ्ट जो होती है, जो डोमेस्टिक एयरब्रोन बोल सकते हो, ठीक है, एक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट है। या अंडर IBSA बैनर अगर आप देखते हो तो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका कैरी आउट करती है 3 जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज, जिसे इफ्शमार भी बोलते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मैं इसे इफ्शमार ही बोलती हूँ, जिसका नॉर्मली एंटी पायरेसी को लेके था, मतलब कि कैसे हम एंटी पायरेसी की को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी पायरेसी की प्रॉब्लम है, ठीक है। या इंटरडिक्शन जो होती है, या सेफ्टी जो होती है सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन की, उसको प्रोटेक्ट कर सके, जो कि साउथ अटलांटिक और इंडियन ओशन के प्रोटेक्शन को लेके बात करती है, ठीक है। इनफैक्ट इंटायर LAC रीजन का आप देखो, ठीक है, तो इंडिया के पास बहुत कुछ है ऑफर करने को, रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग है, सेल ऑफ इक्विपमेंट वगैरह जो भी लीथल या नॉन लीथल होती है, या ओवरऑल सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर, ठीक है। देन जो सेल थी ध्रुव टू एस्काउडर, ठीक है, वो वाइडली हेल्ड हुई थी, एंड राइटली ये बताया गया कि जो मेजर ब्रेक थ्रू है, ठीक है, इंडियन आर्म्स एक्सपोर्ट के लिए, बट जो डील है वो थोड़ी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई थी, या उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। सिमिलरली अगर आप चेतक जो थी, ठीक है, जो सबमरीन आप बोल सकते हो सरीनेम वगैरह थी, वो सरीनेम पे हम उसको सेल करने वाले थे, ठीक है, मतलब वो चीज़ें जाने वाली थी, बट क्योंकि कुछ पुअर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट वगैरह हो रही थी उस टाइम पे, या जो भी फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, उसकी वजह से भी ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, ठीक है। जिसके वजह से जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह थी, ठीक है, जो रेडी हो रही थी बहुत टाइम से, तो वो उसको मतलब रेडी कर दिया गया था बिफोर पायलट्स को, मतलब जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह थी वो ज़्यादा पहले रेडी हो गई थी पायलट्स के रेडी होने से पहले, या पायलट्स के ट्रेन होने से पहले, ठीक है, जिसकी वजह से जो डिलीवरी है हेलीकॉप्टर्स का वो बहुत ज़्यादा डिले होने लगा था, बिकॉज ऑब्वियस से बात है अगर हमें डिलीवरी करनी है पायलट्स भी ट्रेंड होने चाहिए रहे, तो वो चीज़ें थोड़ी डिले हो गई थी, ठीक है। तो ये सारी भी प्रॉब्लम आ रही थी कहीं ना कहीं। देन इस यूनिट में इतना ही था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।